नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अकाउंट समाधान पर। साथियों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था बाइक शोरूम अकाउंटिंग और कार शोरूम अकाउंटिंग को लेके। काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने डिटेल की थी वीडियो में, लगभग 1 घंटे का वीडियो है। उसके बावजूद कुछ एक साथियों की क्वेरीज़ थी। 2 क्वेरीज़ उसमें मोस्ट कॉमन थी। पहली थी RTO और इंश्योरेंस की एंट्रीज़ को लेके। दूसरा, यदि कोई कस्टमर अपनी पुरानी गाड़ी एक्सचेंज करता है नई गाड़ी परचेज करने के बदले में, तो एक्सचेंज व्हीकल की जो एंट्रीज़ है वो किस तरीके से की जाए, इसको लेके काफ़ी सारे साथियों की क्वेरीज थी। तो आज के वीडियो में ये जो दोनों क्वेरीज है इनको हम थोड़ा डिटेल करेंगे। वीडियो को लेके जो भी आपकी राय हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले बात करते हैं साथियों RTO और इंश्योरेंस की। RTO यानी कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस व्हीकल के, और इंश्योरेंस से आप समझते ही हैं कि जो इंश्योरेंस है व्हीकल का, उसके बिना व्हीकल शोरूम से बाहर नहीं आ सकता है। तो गाड़ी का इंश्योरेंस करना पहले कंपलसरी है, उसके बाद ही गाड़ी शोरूम से डिलीवरी दी जाती है। वाउचर्स में आ जाते हैं। अब साथियों, RTO और इंश्योरेंस चार्जेस हैं, ये बेसिकली आपकी रेवेन्यू इसमें कोई नहीं होती है। जो गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वही रजिस्ट्रेशन चार्जेस शोरूम ओनर है वो अपने कस्टमर से लेता है। इसी तरीके से इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है, जो अमाउंट उनके लगता है इंश्योरेंस करवाने में, वही अमाउंट वो लोग कस्टमर से अपने चार्ज करते हैं। यानी कि किसी भी तरीके का मार्कअप वैल्यू में नहीं होता है। तो इसको आप इस तरीके से एंट्री करेंगे कि ये आपके सेल्स के फिगर में ऐड ना हो, यानी कि हमको इसको अंडर सेल्स नहीं देना है। आप इसको करंट असेट्स के अंडर में भी बुक कर सकते हैं या करंट लायबिलिटीज़ के अंडर भी बुक कर सकते हैं। पीछे इसके जो लॉजिक है वो दोनों काम करते हैं आपके। करंट असेट्स क्यों है कि आपने पहले RTO का पेमेंट किया, इंश्योरेंस का पेमेंट किया, उसके बाद कस्टमर से आपने पेमेंट लिया है। सिमिलरली कई बार क्या होता है कि कस्टमर आपको पेमेंट देता पहले है, जब भी वो गाड़ी बुक कराता है उस समय आपको RTO का पैसा, इंश्योरेंस का पैसा, गाड़ी का पैसा सब कुछ वो पहले दे देता है। तो आप उस समय इसको बुक कर लेते हैं, और जब पेमेंट करते हैं तो इस तरीके से आप इसको करंट लायबिलिटीज़ भी दे सकते हैं। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है, मंथ एंड में और ईयर एंड में इसका बैलेंस होता है 0। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें किसी तरीके का वैल्यू में मार्कअप नहीं होता है, कोई मार्जिन है वो शोरूम ओनर का नहीं होता है। तो ईयर एंड में ये हमेशा 0 हो जाएगा अमाउंट, क्योंकि जो अमाउंट आप चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से, सेम अमाउंट आप वहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। तो इसकी आप जनरल में एंट्री कर सकते हैं। जनरल वाउचर ओपन है ऑलरेडी। एंट्री में साथियों इसमें दे रहा हूँ 1 जून की डेट में, क्योंकि ये रियल डेटा है और इसमें पहले से मई तक के एंट्रीज़ काफ़ी सारी हो रखी है, तो कहीं क्लब नहीं हो जाए एंट्रीज़ आपको बताने के लिए, इसलिए मैं इसको जून की डेट दे रहा हूँ, सो दैट कि इसको फाइंड आउट किया जाए। कस्टमर नेम मान लीजिए जो फर्स्ट आ रहा है अपने, उसी का हम ले लेते हैं। आदिल खान कस्टमर है आपका। इसमें 10,000 रुपये आपको आदिल खान से लेने हैं, जिसमें से 6,000 रुपये आपके RTO के, 4,000 रुपये आपके इंश्योरेंस के। 10,000 का अमाउंट डेबिट कर देंगे। क्रेडिट करेंगे आप RTO चार्जेस 6,000 रुपये, क्रेडिट करेंगे इंश्योरेंस चार्जेस 6,000 रुपये। अब जैसा कि मैंने आपको बताया साथियों कि आपको इसकी ग्रुपिंग कैसे करनी है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। RTO चार्जेस में हम जाएंगे, इसको कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो आपका लेजर जो मैंने क्रिएट किया है वो ओपन हो जाता है। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि ये रियल डेटा है, तो इसमें जितने भी लेजर्स हैं सब ऑलरेडी क्रिएटेड है। सारी एंट्रीज इसमें की हुई है मई तक की। तो मैं अलग से लेजर क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, जो क्रिएट किया हुआ है उसी को आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। RTO चार्जेस हमने लेजर ओपन करेंगे, अंडर दिया है हमने इसको करंट असेट्स
साथ में देखेंगे आप इसका जीएसटी है वो इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आरटीओ चार्जेज जितना आप पे कर रहे हैं उतने कस्टमर से ले रहे हैं। इसी तरीके से इंश्योरेंस जो आप पे कर रहे हैं वही कस्टमर से ले रहे हैं, तो आपकी जीएसटी की लायबिलिटी इस पर किसी तरीके की भी अराइज नहीं होती है, तो आपको इसको नॉट एप्लीकेबल रखना है जीएसटी को। ये आरटीओ का लेजर हो गया। इसी तरीके से साथियों आपका इंश्योरेंस का लेजर है, इसको भी एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। इंश्योरेंस चार्जेज सेम उसी तरीके से मैंने करंट असेट्स ग्रुप दिया इसको, और जीएसटी इस पर एप्लीकेबल नहीं किया है, तो आपको इस तरीके से एंट्री है वो कर लेनी है। ये एंट्री आपकी बुक हो गई कस्टमर से जितना पैसा आपको जिस साइड में लेना है उसके लिए। नरेशन में आप हमेशा वो चीज़ डालिए कि जब भी आप एंट्री ओपन करें तो आपको उस एंट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको एक बार में सारी चीज़ें याद आ जाए। हमेशा किसी भी एंट्री को आप जब पोस्ट करते हैं, कई बार टेक्निकल एंट्रीज होती है, एडजस्टमेंट की एंट्रीज होती है, किसी पार्टी का आप हिसाब करते हैं कुछ, तो आप नरेशन इस तरीके से डालिए, थोड़ा डिटेल में डालिए कि जब भी आप एंट्री ओपन करें तो आपको नरेशन देख के सब कुछ याद आ जाए इस एंट्री में क्या था क्या नहीं था। ये हालांकि बहुत सिंपल एंट्री है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें सिंपली जो आपने सेल्स का बिल जनरेट किया होगा उसका रेफरेंस दे सकते हैं कि आरटीओ चार्जेस एंड इंश्योरेंस चार्जेस डेबिटेड अगेंस्ट बिल नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो, और साथ में आप चाहें तो इसमें गाड़ी का मॉडल नंबर वगैरह भी डाल सकते हैं। मान लीजिए बाइक है तो उसने जिस भी मॉडल की बाइक खरीदी है उसका मॉडल डाल सकते हैं। कार है तो आल्टो खरीदी है, बलेनो खरीदी है, डिज़ायर खरीदी है, उसमें भी आगे फर्दर बाइफर्केशन आते हैं। लोअर मॉडल है, स्टैंडर्ड है, मिडिल सेगमेंट की गाड़ी है, अपर सेगमेंट की गाड़ी है, तो उसका मॉडल नंबर वगैरह आप डाल सकते हैं, सो दैट कि आपको ये आसानी रहे कि कौन सी गाड़ी का इंश्योरेंस चार्जेस और आरटीओ चार्जेस आपने इस कस्टमर का बुक किया है। मैं इस एंट्री को सेव नहीं कर रहा हूँ, आपको इसको सेव कर देना है। अब जब आप पेमेंट करेंगे, आरटीओ का भी आप पेमेंट करेंगे, इंश्योरेंस का भी आप पेमेंट करेंगे। प्रैक्टिकल सिनारियो क्या है साथियों, इंश्योरेंस जितना भी कोई भी शोरूम ओनर करता है वो लोग क्या करते हैं कि किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ उनका टाई अप होता है। टाई अप इन द सेंस कि उनको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दे दिया जाता है, वो अपने ऑफिस में बैठ के किसी भी कस्टमर की इंश्योरेंस पॉलिसी है वो बना सकते हैं। वो अपनी आईडी लॉगिन करके पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे अपना अकाउंट। उस अकाउंट में उनको एक सर्टेन अमाउंट है और टाइम टू टाइम वो दिखता रहता है, एक लेजर मेंटेन होता है वहाँ भी पार्टी का, तो उसमें कितना पैसा पड़ा है। मान लीजिए उसमें 1000 रुपये का बैलेंस है और अपन को इस केस में जैसे 4000 रुपये का इंश्योरेंस है वो अमाउंट बनने वाला है, तो उनको एडिशनल कम से कम 3000 रुपये उसमें और पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इसको अपडेट कर सकते हैं इंश्योरेंस को। तो इस केस में यदि उनके पास बैलेंस है तो वो डायरेक्टली इसको इंश्योरेंस है वो पॉलिसी इशू कर देंगे, बैलेंस नहीं है तो पहले उनको पेमेंट करना होगा। हमेशा इसमें डीलर का पहले से बैलेंस होता है तभी वो इंश्योरेंस की पॉलिसी काट सकता है, यानी कि 100% पेमेंट एडवांस रहता है। जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास कुछ ना कुछ पैसा आपका हमेशा एडवांस ही रहता है, कभी भी माइनस में नहीं जाएगा, क्योंकि आप उतना ही इंश्योरेंस पॉलिसीज़ इशू कर सकते हैं जितना कि आपके पास अमाउंट उस समय आपके लेजर में है वो बैलेंस है, उससे ज़्यादा आप इशू नहीं कर सकते। मान लीजिए ICICI लोम्बार्ड GIC है, इसका हमने पोर्टल पे लॉगिन ले रखा है, इसको हमको करना है डेबिट। मान लीजिए इनको हमने 5000 रुपये का पेमेंट किया है, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे हम लोग, पेमेंट की एंट्री करेंगे, सॉरी पेमेंट में आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक है अपना, ICICI लोम्बार्ड GIC 5000 रुपये का पेमेंट और एंट्री हम सेव कर देंगे। तो 5000 रुपये यदि आपके पहले से बैलेंस नहीं है तो आपने 5000 का पेमेंट करके वहाँ पे बैलेंस है वो अपलोड कर दिया है। अब आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी है वहाँ से आप इशू करेंगे। कस्टमर से आपको कितना पैसा लेना है उसकी एंट्री आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जब आपने कस्टमर को
डेबिट किया है उस समय आपने क्या किया है, आरटीओ को क्रेडिट किया है और इंश्योरेंस का अमाउंट है वो आपका लेजर क्रेडिट है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये लेजर ईयर एंड में आपके हमेशा जीरो हो जाते हैं, इसमें किसी भी तरीके का बैलेंस नहीं होता है। तो वो जीरो किस तरीके से होंगे कि जब आप आरटीओ का पेमेंट करते हैं या इंश्योरेंस का पेमेंट करते हैं तो पेमेंट की एंट्री इंश्योरेंस के केस में आपको पहले कंपनी को डेबिट करना है, उसके बाद आपको जब भी आप उसमें वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली अपना व्यू करना चाहते हैं लेजर, तो आप उसमें स्टेटमेंट व्यू कर सकते हैं पोर्टल पे अपने कि आपने किस किस डेट को किस किस कस्टमर का कितना कितना अमाउंट है उसका इंश्योरेंस का पॉलिसी है इशू किया है। तो उसके लिए आपको एक एडिशनल एंट्री पास करनी होगी। अभी आपने पेमेंट किया है तो इंश्योरेंस कंपनी का बैलेंस आपका डेबिट में है, आप जर्नल एंट्री पास करेंगे अब इंश्योरेंस इशूएंस की। यहाँ पे आप डेबिट करेंगे इंश्योरेंस चार्जेस को 4000 रुपये से और क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे ICICI लोम्बार्ड GIC को 4000 रुपये से। नरेशन में आप लोग डाल देंगे यहाँ पे कि आदिल खान का आपने इंश्योरेंस किया है, इंश्योरेंस का पॉलिसी नंबर क्या है वो सब आपके पास रहता है उस समय जब आप इंश्योरेंस करते हैं, तो वो सब आप डिटेल चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। अब आपने 4000 रुपये क्रेडिट किए हैं आदिल खान को डेबिट करते हुए और 4000 रुपये आपने इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी इशू कर ली है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को वापस क्रेडिट करेंगे। अब मान लीजिए पहले से कोई बैलेंस आपका नहीं था इस पोर्टल पे, 5000 रुपये का आपने पेमेंट किया, उसमें से 4000 रुपये आपने क्रेडिट कर दिए, तो अभी 1000 रुपीज़ है आपके वो कंपनी के पास इंश्योरेंस में आपका बैलेंस पड़ा है। यदि 1000 रुपये तक का आपको कोई पॉलिसी इशू करना तो आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का आपको फर्दर उसमें वापस टॉपअप करना होगा अपने पोर्टल पे। अब बात आती है साथियों आरटीओ की। आरटीओ में आपको जनरल एंट्री पास नहीं करनी है, आरटीओ में आपको सिंपली पेमेंट की एंट्री करनी है और आपका लेजर है आरटीओ का वो नील हो जाएगा। वो कैसे करनी है, वाउचर्स में गए, F5 से पेमेंट आ गया। आरटीओ की पेमेंट है वो हमेशा ऑनलाइन होती है, जिस तरीके से आपको इंश्योरेंस का पोर्टल दिया जाता है उसी तरीके से हर शोरूम को एक यूनिक आईडी उनकी दी जाती है, पासवर्ड दिया जाता है। परिवहन विभाग की जो ऑनलाइन पोर्टल है उससे ही वो लोग आरटीओ का पेमेंट करते हैं। तो वो अपने पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके ऑनलाइन ही आरटीओ का पेमेंट होता है। तो आपको 100% ये बैंक के थ्रू ही करना है। बैंक आपने सेलेक्ट कर लिया और आप यहाँ सिंपल सी एंट्री करेंगे, आरटीओ चार्जेस डेबिट कर देंगे। इस केस में आपका 6000 रुपये था, तो आप 6000 रुपये की आपकी रिसीट है आरटीओ की कटने वाली है, तो आपको 6000 रुपये से आरटीओ चार्जेज है उसको डेबिट कर देना है। एंटर करेंगे, नरेशन में आप डाल देंगे कि ये जो आरटीओ चार्जेस आपने काटे हैं, कौन से कस्टमर के आपने काटे हैं, कौन सी गाड़ी दी हुई है। जितनी डिटेल आप डालेंगे, जितना आपको ज़रूरत है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप नरेशन में डाल सकते हैं। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स की आपको हर एंट्री में ज़रूरत नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ पे आपके कस्टमर का नाम डाल सकते हैं। कई बार एक ही नाम के एक से ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं, तो आप सन ऑफ करके डाल सकते हैं ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें। कस्टमर का एड्रेस डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि जो आरटीओ चार्जेस आपने काटा है वो आपने किस कस्टमर का काटा है। साथ ही साथ आप इस एंट्री के नरेशन में जो आरटीओ की रिसीट आपने जनरेट की है उस रिसीट का नंबर भी आप इसमें डाल सकते हैं कि कितने नंबर की रिसीट के अगेंस्ट में आपने आरटीओ चार्जेस पेमेंट किए हैं। अब आपका आरटीओ का चार्जेस लेजर है वो जीरो हो जाएगा और इंश्योरेंस का भी इसी तरीके से जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आपको आरटीओ और इंश्योरेंस की एंट्रीज है वो करनी है। साथियों, जहाँ तक मैं समझता हूँ अब आप लोगों की क्वेरी आरटीओ और इंश्योरेंस की एंट्री से रिलेटेड है वो सॉल्व हो गई होगी। सारे वीडियोस सर आप लोगों के लिए हैं, तो जितनी भी आपकी क्वेरीज़ है आप बिल्कुल खुल के अपनी क्वेरीज़ रखा कीजिए कमेंट्स में। जितना ज़्यादा संभव होगा उतना ज़्यादा आपकी क्वेरी को रिजॉल्व किया जाएगा, चाहे उसके लिए अलग से वीडियो बना के रिजॉल्व किया जाए, चाहे आपके कमेंट में ही कमेंट का रिप्लाई देके किया जाए। जैसे भी पॉसिबल वे होगा, जिस तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके, आपकी क्वेरी है उसको सॉल्व किया जा सके, उस तरीके से आपको बता दिया जाएगा। सेकंड क्वेरी थी व्हीकल एक्सचेंज की। साथियों, कोई भी शोरूम ओनर पुराना व्हीकल
कभी भी खुद परचेज नहीं करता है। एक्सचेंज तो करता है, हर शोरूम पुरानी व्हीकल एक्सचेंज करता है, लेकिन वो करता किसी ब्रोकर के थ्रू है। जो प्रैक्टिकल एक बात है वो ये है कि हर एक शोरूम कुछ एक ब्रोकर्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। जब भी कस्टमर कोई पुराना व्हीकल लेके आता है और उसको एक्सचेंज कराना चाहता है, तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस व्हीकल की वैल्यूएशन होती है, ब्रोकर को बुलाते हैं। वो ब्रोकर उस व्हीकल की एक्सचेंज की जो वैल्यू निकालता है, वैल्यूएशन करके उसके बाद कस्टमर्स को बता दिया जाता है कि साहब आप जो गाड़ी एक्सचेंज कराना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू इतनी है, वो आ रही है, अब आप इस वैल्यू पे व्हीकल देना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। शोरूम डायरेक्टली कम ही केसेस में गाड़ी है खुद परचेज करते हैं किसी भी कस्टमर से, वो डायरेक्टली ब्रोकर ही परचेज करता है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आप अपनी पुरानी गाड़ी जब लेके जाते हैं एक्सचेंज में, जैसा कि आपने देखा होगा ट्रू वैल्यू के नाम से कुछ एक कंपनीज़ की है, ओनरशिप की गाड़ियाँ आपको सेकेंड हैंड भी बाज़ार में अवेलेबल है। तो वो गाड़ियाँ होती है जहाँ पे शोरूम ओनर खुद वो गाड़ियाँ परचेज़ करते हैं, किसी ब्रोकर को नहीं देते हैं। वो पहले उन गाड़ियों को परचेज़ करते हैं, उसके लिए वो ओल्ड व्हीकल के लिए अलग से एंट्रीज है वो मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो परचेज़ नहीं है, डायरेक्ट कस्टमर से परचेज़ है। तो परचेज़ फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन वो करके उसको परचेज़ दिखा देते हैं। और जब भी वो गाड़ी, लेकिन उसमें वो लोग क्या करते हैं, कुछ एक पार्ट्स अपनी तरफ से उसमें लगते हैं एडिशनल, उसकी सर्विस होती है, जो कॉस्टिंग है थोड़ी सी उसकी बढ़ जाती है। उसके बाद वो लोग उसको वापस से सेल करते हैं, कुछ उनका उसमें मार्जिन भी ऐड होता है। प्रैक्टिकल सिनेरियो जो अधिकतर प्रचलन में है वो ये है कि वो ब्रोकर ही उनकी गाड़ियाँ परचेज करता है, ब्रोकर ही कस्टमर को पैसा देता है। यह अलग बात है कि ब्रोकर पैसा कस्टमर को ना देके शोरूम ओनर को देता है। और यदि आप कैश में गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं तो आपका जो भी पैसा पुरानी गाड़ी का बन रहा है, वैल्यूएशन होके आया है, वो पैसा आपके पेमेंट में एडजस्ट कर लिया जाता है। यदि आपने फाइनेंस कराया है तो जो कुछ आप डाउन पेमेंट देते हैं उस डाउन पेमेंट में उस अमाउंट को एडजस्ट कर लिया जाता है। और यदि डाउन पेमेंट से ज़्यादा आपका पेमेंट उस गाड़ी के अगेंस्ट में आपको मिला है तो आपको वो रिफ़ंड कर दिया जाता है। इसकी एंट्रीज हमको करनी है तो आपको बुक्स में क्या करना है, इसमें सिंपली आप, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ब्रोकर गाड़ी लेता है तो यानी कि कस्टमर और शोरूम के बीच में कोई भी डीलिंग इसमें नहीं है। शोरूम एक मीडिएटर है आपकी गाड़ी बिकवाने के लिए। किसी गाड़ी का मान लीजिए 60,000 रुपये की कस्टमर गाड़ी परचेज़ कर रहा है, टू व्हीलर, 15,000 रुपये उसका ओल्ड व्हीकल का वैल्यूएशन हुआ है, तो शोरूम ओनर 15,000 में गाड़ी ब्रोकर को देगा, 15,000 रुपये ब्रोकर से लेके उस कस्टमर के अकाउंट में उसको डिपॉजिट कर देगा। रिसीट की एंट्री पोस्ट करेंगे। मान लीजिए कैश आया है पैसा, कस्टमर है आदिल खान, तो 15,000 रुपये की एंट्री यहाँ पे पोस्ट कर दी जाएगी। यहाँ पे आप नरेशन डाल सकते हैं कि ये जो 15,000 रुपये आदिल खान ने आपको दिए किसी ब्रोकर के थ्रू, तो जो ब्रोकर है उसका आप नाम डाल देंगे, साथ में जो गाड़ी आपने एक्सचेंज करी है उसकी आप डिटेल नरेशन में डाल सकते हैं कि कौन सी गाड़ी कस्टमर की आपने एक्सचेंज करी है, जिसके बदले में कि आपको ये पैसा है वो आपको मिला है। अब मान लीजिए कि इसी केस में 60,000 में से फाइनेंस कराता है कस्टमर, 50,000 रुपये का फाइनेंस है कस्टमर का और उसको डाउन पेमेंट के रूप में सिर्फ 10,000 देने हैं। तो यहाँ पे कस्टमर से सिर्फ 10,000 की एंट्री है वो ली जाएगी पेमेंट, बाकी 5,000 रुपये ब्रोकर है। यदि उसने कैश दिया है तो शोरूम ओनर कैश पेमेंट कर देता है, और यदि ब्रोकर ने बैंक के थ्रू पेमेंट दिया है तो शोरूम ओनर आपको रिफ़ंड कर देता है वो एक्सेस अमाउंट जो भी होता है। अभी अधिकतर ट्रांजेक्शन्स डिजिटल मोड में हो रहे हैं तो कैश के ट्रांजेक्शन्स बहुत कम होते हैं। जो भी ब्रोकर गाड़ी लेता है वो हमेशा ऑनलाइन ही पेमेंट करता है ट्रांसफ़र डीलर के अकाउंट में, और डीलर जो है उस पैसे को ऑनलाइन ही आपके खाते में यदि एक्सेस पेमेंट है तो कस्टमर के खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है।
तो इस तरीके से आपको ओल्ड व्हीकल जो एक्सचेंज आप कर रहे हैं इनकी एंट्रीज आपको करनी है। आपके ना तो किसी तरीके से स्टॉक पे इसका इम्पैक्ट आता है जो भी एक्सचेंज हो रहा है व्हीकल, क्योंकि कोई भी शोरूम ओनर उस व्हीकल को अपने पास रोकता नहीं है। डायरेक्टली ब्रोकर है वो गाड़ी का वैल्यूएशन करता है और गाड़ी अपने लेके चला जाता है पैसा देके, यदि कस्टमर एग्री करता है तो। कस्टमर उस प्राइस पे जो वैल्यूएशन किसी ब्रोकर ने किया है उस पर एग्री नहीं करता है तो शोरूम के द्वारा उसको कहा जाता है कि चलिए सर एक ब्रोकर से और इसका वैल्यूएशन करवा लेते हैं, तो किसी और ब्रोकर को भी बुलवा के उसका वैल्यूएशन करवा सकते हैं। जो भी ब्रोकर ज़्यादा पैसा देता है वो कस्टमर को डील वहाँ से करवा दी जाती है। तो इस तरीके से आपको जो एक्सचेंज के व्हीकल है उसकी एंट्रीज आपको टैली में पोस्ट करनी है। एक्सचेंज व्हीकल में सिंपली पेमेंट का आना जाना इन्वॉल्व है, स्टॉक या सेल परचेज इसमें इन्वॉल्व किसी भी तरीके से नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। वीडियो को लेके कोई भी आपके सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।